ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हमको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफ़र होता है, या दो बॉडीज़ के बीच में ट्रांसफ़र होता है, सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में, या दो बॉडीज़ के बीच में। अच्छा, ये क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं हीट। अब जैसे कि इसको समझने के लिए हम लोग ने इमेजिन किया कि मान लो आपके पास इस तरह से एक रिजिड, मतलब कोई भी रैंडमली शेप की पर्टिकुलर बॉडी है, और मान लो कि जो ये बॉडी है इसका जो इसको हम लोग सिस्टम नाम देंगे, और सिस्टम का टेम्परेचर T1 है। आजू बाजू का सराउंडिंग, या जिसको मैं एनवायरनमेंट भी कह सकता हूँ, आप सराउंडिंग बोलो या एनवायरनमेंट बोलो, टेम्परेचर क्या है बेटा? इसका T2 है। मिसाल के तौर पे T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी सिस्टम का टेम्परेचर आपके सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से क्या है? ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ से हीट इवॉल्व हो, है ना, यहाँ से हीट बाहर निकलेगी, इट विल लूज सम हीट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बॉडी हीट लूज करती है तो लॉस ऑफ हीट को आप नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। लॉस ऑफ हीट को क्या करेंगे आप? नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। और सिमिलर टू दैट मान लो कि अगर मैं ये ऐसा मान के चलता हूँ कि वंस अगेन ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर T1, आजू बाजू का एनवायरनमेंट, उसका टेम्परेचर T2, और T1 जो है वो छोटा है T2 से, यानी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ T2। तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? तो ये बॉडी क्या करेगी? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। पहले हीट को क्या कर रही थी? इमिट कर रही थी ना। अब ये अब क्या करेगी? हीट को बाजू से, आजू बाजू के सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करेगी। अब क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो डेल्टा क्यू को आप पॉजिटिव लेंगे। रिमेंबर दैट, है ना, कि यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्प्शन को आप पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, हीट एमिशन को आप निगेटिव से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर द थर्ड सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि भैया ये सिस्टम है, वंस अगेन विद टेम्परेचर T1, ये एनवायरनमेंट है, वंस अगेन विद टेम्परेचर T2, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि T1 इज इक्वल्स टू T2, है ना, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा आ गया बेटा? सेम आ गया। अब क्योंकि सिस्टम और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम आ गया तो मैं कहूँगा डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब अब यहाँ पर हीट का कोई भी लेन देन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, या फिर हम लोग कहेंगे दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम। अब चाहे आपने हीट गेन किया हो या चाहे आपने हीट रिलीज किया, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी। तो मैं लिखूंगा हीट गेन और रिलीज्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी, है ना। अब सी क्यू मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि आप यहाँ पर किससे डील करने वाले हैं? गैसेस से डील करने वाले हैं। हाँ, अगर कोई मैटर होता तो ज़्यादा सीधा कोई लिक्विड होता तो म्यू एस डेल्टा टी ले लेता मैं, है ना, मगर यहाँ मैं स्पेशली मैटर गैशियस फॉर्म से रिलेट करने वाला हूँ, इज इक्वल्स टू म्यू सी डेल्टा टी। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, डेल्टा क्यू जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? यानी ये जो आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब ये टेम्परेचर आपने डायरेक्ट 30 से 100 यानी 70 डिग्री सेल्सियस का जो तुमने इंक्रीज करे, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा बढ़ाया। अगर मान लो आपने डेल्टा क्यू यानी हीट आपने बढ़ाया है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया है विथ कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर के साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या रिलीज ऑफ हीट को आप कैसा देते हैं? म्यू सी पी डेल्टा टी।
आप कैसे इंडिकेट करेंगे, म्यू सी पी डेल्टा टी। और अगर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा क्यू ऑफ वी इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी, है ना। तो याद रखना ये जो हीट का एब्जॉर्प्शन या जो रिलीज होता है जब आप कैलकुलेट करते तो रैंडमली डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करते, आप कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है कि भैया आप जो टेम्परेचर बढ़ा रहे, कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया आपने, बोले 30 से लेकर 100 तक बढ़ाया, कितने का बढ़ाया आपने, 70 का। अरे भाई पहले ये बता जो तूने बढ़ाया उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था कि प्रेशर कांस्टेंट था, है ना। बोले वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होता है, आप एक ऐसा कंटेनर लेते हो जो अंदर से पूरी जो दीवारें एकदम फिक्स है, बात समझ रहे ना। जैसे ये कंटेनर लिया मैंने, इसकी दीवारें एकदम कैसी है, ठोस है। मैं बोलूँगा अच्छा बता भाई इसका टेम्परेचर शुरू में कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। ओके, मान लो ये डायथर्मिक बॉल से बनी थी, अब मैं इसको गर्म करना चालू करता हूँ और तकरीबन पहुँचते पहुँचते वो कहाँ तक पहुँच गया, 70 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस के लिए हीट का रिक्वायरमेंट कितना है, तो बोले मान लो डेल्टा क्यू बी, डेल्टा क्यू बी। आप वी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बदल सकता है क्या इसका, नहीं। अब देखो अलग सिचुएशन एक और बताता हूँ मैं आपको। ये फिर से अगेन एक कंटेनर है, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, एक ऐसा पिस्टन जो स्मूथली ऊपर नीचे हो सकता है और उसके अंदर गैस भरी हुई है। गैस का शुरुआती टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और आप क्या देखते हैं, है ना, आप उसको फिर से हीट करना चालू करते हैं। जैसे जैसे आप हीट करोगे गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर ऊपर जाएगा, है ना। अब पिस्टन ऊपर ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बदल रहा है, मगर प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट। तो मैं बोलूँगा अब यहाँ पर आपको 30 से 70 तक 30 से 100 डिग्री सेल्सियस तक 30 से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचाने के लिए कितनी हीट लगी, तो बोले डेल्टा क्यू पी, कांस्टेंट प्रेशर। मेरा आपसे सवाल है क्या दोनों में आपको लगता है हीट की रिक्वायरमेंट सेम होगी, दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट सेम होगी क्या। अगर 70 डिग्री सेल्सियस मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, 30 से 100 पे जाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो सेम हीट लगेगी क्या, कहाँ ज़्यादा लगेगी, सेकंड कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन, हीट ज़्यादा कहाँ लगेगी। दोनों का टेम्परेचर शुरू में कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था, है कि नहीं, और बाद में आपने क्या किए, उसका टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस पे, है कि नहीं। तो मुझे ये बताना है, आप ये लोग ये बताओ कि हीट का रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा लगेगा। ये विदाउट पिस्टन में हीट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा। भाई मुझे एक बात बता, सेम है क्या, पहली बात बता, सेम है क्या, सेम तो है नहीं, अलग अलग है ना। टेम्परेचर उतना ही बढ़ा, गैस उतनी थी, मान लो इसमें 10 मोल थी तो इसमें भी 10 मोल थी, सिर्फ क्या चेंज हुआ, तरीका। यहाँ क्या सेम था, कांस्टेंट क्या था, वॉल्यूम। यहाँ कांस्टेंट क्या था, प्रेशर। हीट का रिक्वायरमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बात वही हो रही है बेटा यहाँ पे कि डेल्टा क्यू यानी हीट की रिक्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये डिपेंड करता है पाथ फॉलोड, कि आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, इस बात पे वो डिपेंड करता है। आई बात समझ में आपको, ठीक है, लिख डालो। ये हो गया बेटा लेफ्ट साइड का सभी का, जल्दी करो, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको।
हुआ? चलिए, इंटरनल एनर्जी। Internal energy is simply the sum of kinetic energy and potential energies of the molecules of the system in the frame of reference relative to which center of mass of system is at rest. ये हो गया? चलो हो गए बेटा आपके। अब इधर ध्यान दो, इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जीज मतलब अगर मैं किसी गैस के कंटेनर को देखता हूँ अंदर, मैं ऐसा गौर से इसको देखूंगा तो आपको नज़र आएंगे कि उससे जो गैशियस मॉलिक्यूल्स है इधर उधर ऐसा रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लगातार इधर उधर घूम रहे हैं। आपने देखा होगा किसी जैसा अगर खिड़की से या किसी मेहराब से जब रोशनी आती है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं अपने को, और डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली इस तरह से गोल गोल ऐसे कहीं रैंडमली घूमते रहते हैं। तो बात वही है बेटा कि हम यहाँ जब इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। बोले पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ ही साथ एक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो दोनों होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होता है क्योंकि मास बहुत छोटा है। इवन मॉलिक्यूलर फोर्स भी थोड़ा वीक ही होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो अट्रैक्ट करने वाली जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ यू रिमेंबर ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। मैंने कहा था जहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। हाउएवर, एक सीधी सीधी बात, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये बहुत कम होता है काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में, है ना। इसीलिए हम लोग निगलेक्ट करते हैं इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी को। इस पूरे चैप्टर में मैं जब इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा देन आई विल डील विद ओनली काइनेटिक एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आ गई आपको कि हियर हालांकि बोथ इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज वेरी मच लेस देन काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्विवेलेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ किसके बेटा? काइनेटिक एनर्जी के, है ना। आप बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को आपने क्या किया? निगलेक्ट किया, है ना। उसी के आगे इसमें एक और चीज कहा गया है, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट।
बोले ये क्या समझा नहीं। अब मान ले फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, इसमें पानी है ना जिस तरह से भरा हुआ, इमेजिन कर लो ये कोई गैस है ना। फिलहाल ये जो सिस्टम है जिसके रेफरेंस में हम लोग सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, मैं पूछूंगा इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या मोशन में है? आप कहेंगे रेस्ट में, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास भी फिर क्या होगा? रेस्ट में होगा, है कि नहीं। अब ऐसा है, मान लो कि ये जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है जो आगे पीछे या गैस के जो मॉलिक्यूल्स है जो आगे पीछे घूम रहे हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना, जिसकी वजह से वो आगे पीछे घूम रहे हैं जिस एनर्जी के तहत। अब अगर मैं यहाँ मोशन में ला रहा हूँ, इसको मैंने मोशन में ला लिया, तो देखो अब यहाँ पर इस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी आएंगी। एक खुद जो आगे पीछे भाग रहे हैं वो, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये सिस्टम पूरा का पूरा मूव हो रहा है ना, तो इसकी मोशन की भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो उसमें तो दो दो काइनेटिक एनर्जी आ गई। मगर हमें ये दो दो काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है। बोले कौन सी काइनेटिक एनर्जी? जिसके अंदर सिस्टम कहाँ रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, वो मोशन में नहीं होगा। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूंगा अगर मैं, तो मुझे कैसा आना चाहिए? रेस्ट, यानी इसका सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? रेस्ट। ये मोशन में नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम का मेरे को नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अंदर के मॉलिक्यूल्स का देखना है। मैं देख रहा हूँ गौर से, तो हाँ भाई इसके मॉलिक्यूल्स आगे पीछे भाग रहे हैं, तो उनकी जब काइनेटिक एनर्जी को स्टडी कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा भैया ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। अच्छा ठीक है। अब देखो खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि भैया इंटरनल एनर्जी जो है डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम but not how it was achieved, but not how it was achieved। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड बट नाउ हाउ इट वाज अचीव्ड। मतलब ये है, मान लो किसी सिस्टम का टेम्परेचर पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 70 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब पिछले बार हम लोग ने देखा 30 से 70 या 30 से 100 पे लाने के दो तरीके हैं, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखो या प्रेशर कांस्टेंट रखो। इंटरनल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो तुमने स्टेट चेंज किया है या टेम्परेचर तुम 30 से 100 पर आए हो वो किस तरीके से आए हो। बात गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते बैठना बाद में। क्या बोला मैंने? इंटरनल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था या वॉल्यूम, तुम्हारा पाथ फॉलोड क्या था उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम शॉर्ट में क्या कह सकता हूं कि दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अब अगर ये इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड का, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा यू एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अरे भैया डेल्टा यू एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है। हाँ या ना बोलो, है कि नहीं? समझ में आया ना कि भाई अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा, अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ वैल्यूज कैसी आएगी? सेम ही चाहिए। तो आप डायरेक्टली डेल्टा यू को आप ऐसा लिख सकते हैं, एक तो यह है आपके पास चेंज। अगर देखो वैसे तो अगर मैं बोलूँ, आप अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी यानी कि जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है किसी एक गैस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँगा तो वो आती है 3/2 kT। एक गैस मॉलिक्यूल की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आती है? 3/2 kT। अच्छा अगर मैं मान लो कि सिस्टम में n मॉलिक्यूल्स है, सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स है? n, तो पूरे सिस्टम का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? तो 3/2 n kT, 3/2 n kT, है ना। अब देखो ऐसा है, PV इज इक्वल्स टू म्यू R इंटू टी करके आता है ना। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू n kT भी लिख सकते हैं। इसी चैप्टर में आप आगे जाके पढ़ेंगे PV इज इक्वल्स टू म्यू R टी या PV इज इक्वल्स टू n kT, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो n kT की जगह आप क्या लिख सकते हैं? म्यू R। तो U इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ म्यू R इंटू टी। आया समझ में आपको? तो ये तरीके से, ये फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो बोले चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिर हम लोग कैसे निकालेंगे?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इट विल बी एफ म्यू एफ बाई टू आर डेल्टा टी, म्यू टाइम्स एफ बाई टू आर डेल्टा टी। अब यहाँ पर कैसे आ गए हम लोग? तो ये इसका प्रूफ मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम के चैप्टर में दूंगा, क्योंकि सामने यहाँ पर आपके एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जिसका नाम है एफ। एफ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये अभी आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। हाँ, मगर जब मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, तो बाकायदा ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, तो म्यू एफ बाई टू आर डेल्टा टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है, एफ जहाँ पर एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसके अलावा यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका फॉर्मूला, और क्या कैसे लिखा जा सकता है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी या म्यू सी पी डेल्टा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता म्यू सी वी डेल्टा टी है या म्यू सी पी डेल्टा टी है। वैसे तो इन जनरल सी वी ही लिखा जाता है, बट फिर भी वो क्यों लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा बाद में। मगर आपका कांस्टेंट प्रेशर है तब भी वही है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तब भी वही है, ओके। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं म्यू आर अपॉन गैमा माइनस वन डेल्टा टी। एक काम करना, सिर्फ ये वाला लिखना अभी का, ये मत लिखो अभी का, भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा तब बता दूंगा इसको। इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। इधर का हो गया। फिर नोट करने लायक कुछ बातें जो ऑलरेडी आप पहले भी नोट कर चुके हैं। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये चीज़ें अभी के लिए सिर्फ डायरेक्ट लिखो, हालांकि मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन दिया था इसका, फिर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता है, CV जो होता है 3/2 टाइम्स ऑफ R, और CP जो होता है 5/2 टाइम्स ऑफ R, और जो गैमा होता है जो कि असल में CP अपॉन CV है ना, CP और CV का रेशियो होता है, वो कितना होगा 5/3। फिर फॉर डाई एटॉमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होता है, CV इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ R, CP इज इक्वल्स टू 7/2 टाइम्स ऑफ R, और गैमा जिसका वैल्यू जिसको आप CP और CV बोलते हैं वो आएगा कितना 7/5। सेकेंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट एंड वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। ये थ्योरी के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, इस साल काफ़ी लोगों को पता चला होगा, है ना। NCERT के छोटे छोटे पॉइंट्स, है ना, मामूली सी बातों को इग्नोर करते हैं अपन, वही क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के, असर्शन रीजन बना के आपको दे देते हो। हीट और वर्क जो है ये आपके थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, यानी स्टेट बताने वाले हालात, अभी की कंडीशन क्या है ना, अभी क्या हालात है वो बताने वाले वेरिएबल्स नहीं है हीट एंड वर्क, है ना। ये सिर्फ ये बताते हैं, या फिर ये एक जरिया है उस स्टेट पे पहुंचने का। स्टेट वेरिएबल्स दे आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम resulting in change in internal energy, resulting in change in internal energy। तो हीट और वर्क कभी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स नहीं हैं, बस वो एक
मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है जिसके वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। एक पॉइंट बाकी रह गया इसका, वर्क। अभी टाइम कम है, मतलब रहा ही नहीं क्योंकि सर का टाइम हो गया लेक्चर का। मैं सर बोलता हूँ कि थोड़ा और जल्दी रखने का क्लास 7 बजे से। क्यों उठना नहीं आता? शर्म करो, फजर की नमाज़ फ़र्ज़ है अपने पे। वो कौम जो अभी उठ नहीं सकती तो फिर तुम उसको तरक्की के लिए सोचो भी मत उसका। अगर तुमको उठना नहीं जमता, ये टाइम पे जल्दी आना नहीं जमता, तुम सोचो मत लाइफ में तुम आगे कुछ अच्छा कुछ कर पाओगे फिर। ठीक है।